हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जहाँ साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने वहां की एम्बेसडर का जिक्र किया, जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है कि केपी ओली और प्रचंड के बीच में मध्यस्थता अभी ये करवा रही है। पाकिस्तान में भी इनकी तैनाती थी। बहुत शानदार उर्दू, बहुत शानदार हिंदी, बहुत शानदार नेपालीज ये जानती हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो भी मसौदा तैयार किया जा रहा है वो नक्शे में परिवर्तन का भी था, तो लोग नेपाल के इनके पास जाकर और एडवाइस ले रहे थे। तो आप समझ रहे एक नया एक्सपेरिमेंट जो चीन ने शुरू किया है, जिसका जिक्र अभी मेजर जनरल बख्शी साहब कर रहे थे। झा साहब जरा बताइए इन मोहतरमा के बारे में, जो चीन की तरफ से बाकायदा वहां पर प्लेस की गई हैं, इसीलिए ताकि वहां का माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अलावा कठपुतली के और कुछ ना बन सके नेपाल। देखिए रूबिका जी, थोड़ा नेपाल की संवेदनशीलता को समझना होगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान हिम्मत कैसे कर सकता है, तो प्रश्न ये है कि नेपाल सार्क का अध्यक्ष है और पाकिस्तान सार्क सम्मेलन का अगला होस्ट, तो इस नाते से ये संपर्क बना रहता है। दूसरी बात, नेपाल के बारे में जो मैं अभी थोड़ी देर पहले से ये फ्लोर में और लोगों का बात सुन रहा हूँ, एक बात थोड़ा समझें कि ये जो भारत बड़ा भाई है वाली बात बार बार आ रही है, इस बात को नेपाल में उतना अच्छा या उतना पसंद नहीं किया जा रहा है। हम बड़ा भाई छोटा भाई न रहें, इस दिशा में लोग आगे जा रहे हैं। अब रहा चीन का सवाल, तो मुनि साहब ने जो कहा उस बात को थोड़ा समझना होगा। चीन के मामले में कि राजशाही के बहिर्गमन के बाद चीन को एक सिक्योर्ड स्पेस नेपाल में चाहिए, क्योंकि चीन का सबसे संवेदनशील इलाका तिब्बत नेपाल की उत्तरी सीमा से जुड़ा हुआ है। और आप अच्छी तरह जानती हैं रूबिका जी कि नेपाल में पश्चिमी खेल कितना अधिक होता है। अभी एमसीसी को लेकर के यहाँ कितना बड़ा तांडव चल रहा है। ये जो अभी आप सरकार का उथल पुथल देख रही हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एमसीसी है, जो आपको कुछ दिनों में दिखेगा। अभी संसद को स्थगित कर दिया गया है और संभवतः केपी ओली जी ने 2-3 दिन का समय दिया है अपने बाकी कोलीग्स को, पार्टी के नेताओं को, कि वो 2-3 दिन के अंदर अगर ओली जी को अपनी जगह पर बने रहने देते हैं तो ठीक है, वरना वो जो अध्यादेश पहले लाए थे उसको वो फिर से लाएंगे, पार्टी को तोड़ने वाला अध्यादेश। और जैसा कि उनके अपने ही पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम जी ने तो स्थायी समिति बैठक में ही कहा कि अभी जो नेकपा एमाले नाम की पार्टी दर्ता कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है निर्वाचन आयोग में, उसमें कहीं न कहीं ओली जी का हाथ है। तो आने वाले दिनों में हम एमसीसी समर्थकों की एक सरकार नेपाल में देखेंगे और ये अजूबा नहीं होगा। थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करें। चीन की एक मजबूरी तो है कि नेपाल में उसे कहीं न कहीं अपना स्पेस बनाना ही होगा। लेकिन राजशाही के समापन के बाद भी तो समझिए कि जो स्ट्रिंग खत्म हो गया था, जो जिस सूत्र में सारी चीजें बंधी हुई हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के साथ यारी दोस्ती, नजदीकी, और यारी दोस्ती नहीं कहूंगी मैं, इसे प्यादा मंडली नाम दूंगी, इसलिए क्योंकि जो चीन चाहता है वो करने की कोशिश हो रही है। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इसीलिए बहुत हद तक प्रचंड को भी ये चीजें जो हैं नागवार गुजर रही हैं। आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान से रिश्ता मजबूत है और ये आने वाले वक्त में फायदे का सौदा होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए बड़ा भाई छोटा भाई, ये काम आप चीन से कर पाएंगे? झा साहब, कर पाएंगे आप ये काम चीन से? ये नहीं होगा रूबिका जी, आप इसको थोड़ा दूसरे तरह से समझे। मैंने नेपाल की संवेदनशीलता शब्द प्रयोग किया था, इसे थोड़ा समझना होगा। ये थोड़ा इमोशनल होता है। कहीं भी लोग एक माइंडसेट बना लें तो हमें उस माइंडसेट को कन्विंस करना पड़ता है। सुप्रिया श्रीनेत कुछ कहना चाह रही है साहब, मुझे लगता है, और मेजर बख्शी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुप्रिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ रूबिका जी कि देखिए सारी सरकारों ने, उसमें से अटल जी की भी सरकार थी और पहले की सरकारों ने नेबरहुड फर्स्ट जो डिप्लोमेसी करी है वो जरूरी है। पहले अपने नेबरहुड पे हमें ध्यान देना है। आज हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान तो शुरू से दुष्ट रहा है, चीन आंखें तरेर रहा है, अब नेपाल चाहे चीन के इशारे पे कर रहा है चाहे अपनी प्रॉब्लम्स कर रहा है, नेपाल एक दिक्कत बन के खड़ा है। बांग्लादेश से हमारे संबंध मधुर नहीं रहे। अभी उन्होंने चीन को कॉक्स बाजार में एक सबमरीन बेस बनाने की अनुमति दी है। मुझे ऐसा लगता है कि
नेपाल के प्रकरण के चलते कहीं पर हमें स्टेप बैक कर नेबरहुड फर्स्ट कूटनीति को अपनाना पड़ेगा। डिप्लोमेसी का जो तरीका है वो बाहर के देशों को आप बिल्कुल जीतिए, लेकिन पहले अपने पड़ोसी देशों से संबंध बिल्कुल मधुर होने चाहिए, क्योंकि देखिए चीन सिर्फ सैन्य की बात नहीं करता है, वो पैसे से भी लोगों को खरीदता है। उसने नेपाल को जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसके तहत रेल पटरी और सड़क की बात करी, यूपी बॉर्डर्स पे सड़कें बनाने की बात करी, तो कहीं पर चीन का जो दखल अंदाजी उन्होंने पाकिस्तान के साथ आप ये कह रहे हैं नेबरहुड पॉलिसी का हमें ख्याल रखना होगा। शाहनवाज हुसैन साहब, तो आपने दुनिया जीती और पड़ोसी खो दिए। देखिए, जब मोदी गवर्नमेंट 2 आई तभी सबसे पहला दौरा नरेंद्र मोदी जी का भूटान हुआ, पड़ोसी के यहाँ। और आप जानते हैं जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने और नेपाल का दौरा हुआ, ऐसा स्वागत हुआ जैसे हिंदुस्तान में वो दौरा कर रहे हो, इस तरह का स्वागत हुआ। तो हमारी पॉलिसी है, नेबरहुड के नाम पर चाइना और पाकिस्तान उसी कैटेगरी में है। ठीक है, गुमराह हो सकता है नेपाल हमारी उस चाइना की वजह से या अपने राजनीतिक वजूद के वजह से ओली की शाहनवाज हुसैन साहब, आप ये कह रहे हैं गुमराह है, लेकिन तो वो जो उसने अपने संविधान में अमेंडमेंट किया है, आप ये कह रहे हैं कि उससे यू टर्न ले लेगा। नक्शे में जो तब्दीलियां हुई हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो तब्दीलियों को वापस वो अंडू कर देगा। देखिए, अंडू वो जो तब्दीली किया है उन्होंने अपने तौर पे, उससे नेपाल में भी बहुत लोग सहमत नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रवाद का अलग हिस्सा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आपको एकदम मैं आपके शब्द पर आपको टोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वो कुछ देर के लिए इधर उधर हो गया है, तो क्या वापस ट्रैक पर आप ला देंगे? आप ये वादा करते हैं, आपकी सरकार ये वादा करती है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान आपसे वादा करता है कि हम अपनी सरजमी की हिफाजत जानते हैं करना, और अगर उनको कोई बातचीत से हल वो निकलेगा, सुगौली जो समझौता है उससे आगे पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात नहीं है। हम अपने पड़ोसी को भी सम्मान देते हैं। और जहां तक सुप्रिया जी ने कहा कि बांग्लादेश का रिश्ता अभी भारत से बहुत अच्छा है। पिछले कई सालों में बांग्लादेश में जिस तरह से उनके रेंजर हमारे कई जवानों को मारकर कंधे पे उठा के ले जाते थे, उस पर तो मैं चर्चा कर ही नहीं रही हूँ। बांग्लादेश से मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि जो जिनसे अच्छे रिश्ते नहीं है उसके पीछे वजह क्या रही है? रिश्ते हैं भाई, और नेपाल की जो समस्या आई है उसका निदान करेंगे। वो चाहे जलन के मारे हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं नेपाल से कि ओली साहब जो भी अपने तौर पर ये शाहनवाज हुसैन साहब, आपको लगता है कि मैं अब इस बात पर यकीन कर लूंगी कि रिश्ते मजबूत हैं? हम डिनायल कहाँ से रिश्ते मजबूत हो गए? वो चीन का पपेट बन गया और आप कह रहे हैं रिश्ते मजबूत है। उसने अपने संविधान में परिवर्तन करके नक्शा बदल दिया, आपके इलाकों को अपने नक्शे में बता रहा है, और आप कह रहे हैं कि रिश्ता मजबूत है। हमारा उनका संबंध है बाबा गोरखनाथ के मंदिर का, पशुपतिनाथ के मंदिर से संबंध है। अरे सर, बेटी से रिश्ता है उनका रिश्ता, उनका हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं कह रही हूँ उससे क्या हुआ, उससे हुआ क्या? मेजर बख्शी, मेजर जनरल बख्शी, माफी चाहती हूँ, जनरल बख्शी निकलेगा ना। जनरल बख्शी, मुझे बताइए आज की तारीख में रिश्ता आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? ये बरगलाया हुआ नेपाल है, ठीक हो जाएगा? देखिए, पक्का ठीक होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इतने गहरे, इतने पुराने रिश्ते हैं और वो उनमें एक ऑटोमेटिक, एक इनहेरेंट मोमेंटम है जो कि हमको जोड़ता है एक दूसरे को। जैसे बताया, रिश्ता ना सिर्फ रोटी बेटी का रिश्ता है, ये तो खून का रिश्ता है, जो खून साथ बहाया गया है भारत की सुरक्षा के लिए। लेकिन बात, असली खेल वहां इंटेलिजेंस के पैसे का है। चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पैसे टेबल पे लगा के वहां पे खरीदने की कोशिश की है लोगों को, और समय चुनकर जब भारत चीन सीमा पर तकरीबन टकराव की स्थिति आई थी, ऐसे टाइम में ऐसी हालत पैदा करना, चीन नेपाल के साथ बॉर्डर विवाद पैदा करना, बहुत सारे शकिया सवाल खड़े करता है। ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, इसमें आपको दो टूक शक नहीं होना चाहिए, और हमको अब अपने हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। और कौन से जो देश हैं जिनके बीच में ओपन बॉर्डर है, बताइए कितने देश हैं जिनके बीच में ओपन बॉर्डर है, सिवाय जो है आपकी EU के देशों के बीच में। और ऐसे में ओपन बॉर्डर के चलते बॉर्डर के एक हिस्से को इतनी प्राथमिकता देना
की वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जाए। ये तो ओली साहब की देन है दिख गए जो किसी फॉरेन कंट्री को, रूबिका जी, और बहुत इन्होंने हाँ, नुकसान किया है हमारे मुनीस साहब। पुश्तैनी रिश्तों को। जनरल बख्शी कह रहे हैं ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, हिंदुस्तान की सरकार को ये समझना चाहिए। ओके जनरल बख्शी। और दूसरा ये कि केपी ओली अगर हट जाते हैं कुर्सी से और नई सत्ता वहां पर आती है तो हालात ठीक हो जाएंगे। जनरल बख्शी, मेरा सवाल एसडी मुनी साहब से था। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो पाकिस्तान का जिक्र आया है, पाकिस्तान का कोई प्रभाव नेपाल पे नहीं रहेगा, इसके बारे में आप सुनिश्चित रहिए। लेकिन पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान चीन और नेपाल का मोर्चा बने जो भारत के खिलाफ हो। तो पाकिस्तान अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा, लेकिन उसका ज्यादा असर नेपाल की राजनीति पे नहीं होगा। दूसरी बात जो, और यहाँ पर मैं जनरल साहब से थोड़ा अलग बात कहूंगा, ये जो बार बार हम लोग हिंदू राज्य और मोनार्की की बात करते हैं, तो पाकिस्तान और चीन का प्रभाव नेपाल में लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले मोनार्की ने लिया, और वो हिंदू राज्य के वक्त में हुआ। ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये भी है कि अभी 2002 से 2005 तक जो हमारी बातचीत चलती रही, वहां उस वक्त वहां के राजा ज्ञानेंद्र ने चीन से हथियार मांगे थे माओवादियों से लड़ने के लिए, और चीन उनको मदद दे रहा था माओवादियों से लड़ने के लिए। तो ये समझ लेना कि राजा के आने से या राजा को दोबारा लाने से ये सारी बातें ठीक हो जाएगी, ये बहुत बड़ी गलती है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए।